मेरा नाम कृष्ण है और मेरा संबंध उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मोहनगढ़ के पास के गांव से है। पिताजी की नौकरी बेंगलुरु में हो गई थी और हम सब वहीं शिफ्ट हो गए थे। यह उन दिनों की बात है जब मैंने 12वीं की परीक्षा देकर छुट्टी पाई थी और मेरा ज्यादातर समय दोस्तों के साथ घूमने और इंटरनेट पर बीतता था। कोई खास काम नहीं था। एक दिन मैंने मोहनगढ़ में अपने पैतृक घर जाने का कार्यक्रम बनाया, जहां अब मेरी दादी माँ और 2 चाचा जी और उनकी परिवार रहती हैं। बड़े चाचा जी जो सरकारी कर्मचारी थे अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके 2 बच्चे हैं। बेटा 16 साल का है और बेटी 14 साल की है। छोटे चाचा जी की अभी शादी नहीं हुई, वह भी सरकारी कर्मचारी हैं। मैं वहां शाम को पहुंचा तो बहुत गर्मी थी। जेठ का महीना चल रहा था जिसमें सूरज आग बरसा रहा होता है। मुझे देखकर सब बहुत खुश हुए। हम सब ने मिलकर रात का खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। गांव और देहातों का माहौल ऐसा ही होता है कि लोग खुली छत पर चारपाइयां बिछाकर सोते हैं। छोटे चाचा जी और बड़े चाचा जी का बेटा, मेरा चचेरा भाई, नीचे अपने कमरे में ही सोते थे। वैसे भी मेरे चचेरे भाई को रात देर तक टीवी देखने का शौक था। चाची जी ने मेरी चारपाई भी छत पर लगा दी थी। मैं सफर की वजह से बहुत थका हुआ था और चारपाई पर लेटते ही कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। रात को जब सब सो रहे थे, अचानक मुझे गर्मी और प्यास की शिद्दत महसूस हुई और मेरी आंख खुल गई। साथ वाली चारपाई पर चाची जी सोई हुई थीं। जब मैंने देखा तो उनकी चारपाई खाली थी। मैंने सोचा शायद वह शौचालय गई होंगी या प्यास लगने की वजह से पानी पीने गई होंगी। मैं चारपाई से उठा और छत पर बने एक छोटे से कमरे की तरफ चल पड़ा, जहां पानी का ठंडा मटका रखा हुआ था। जब मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। मुझे पहले तो हैरानी हुई, अगर चाची जी पानी पीने आई हैं तो दरवाजा बंद करके क्यों पानी पी रही हैं? और अगर वह अंदर नहीं है तो फिर ये रोशनी किस चीज की है? मैंने दरवाजे को हल्का सा धकेल कर खोलने की कोशिश की तो वह अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैं अभी इसी सोच में था कि मुझे अंदर से किसी के दरवाजे की तरफ चलकर आने की आवाज आई। मैंने जल्दी से यहाँ वहाँ देखा। मुझे कमरे के साथ बाहर वाली साइड पर एक तुलसी का चबूतरा नजर आया। उसकी पिछली साइड पर कोई 2 से 3 फीट जगह खाली थी। मैं जल्दी से वहाँ जाकर छिप गया। कुछ ही मिनटों के बाद हल्का सा दरवाजा खुलने की आवाज आई और कोई बाहर निकला। उसने इधर उधर देखा और सीधा तुलसी के चबूतरे के साथ बनी क्यारी की तरफ आने लगा। मैंने गौर से देखा तो मुझे चाची जी दिखाई दी, जो कि क्यारी की तरफ आ रही थीं। मैं तुलसी के चबूतरे के साथ बने एक छोटे से मंडप, जो कि 4 से 5 फीट ऊंचा था, के नीचे पैरों के बल बैठा यह नजारा देख रहा था, लेकिन मुझे वहां कोई देख नहीं सकता था। चांद की हल्की रोशनी में मुझे सब साफ नजर आ रहा था। जब चाची जी क्यारी के करीब पहुंची तो मैंने देखा कि चाची जी ने वहां से कोई चीज उठाई और दोबारा उसी कमरे की तरफ वापस चली गईं। उनके जाने के कोई 2 मिनट के बाद मैं चुपके से वहां से निकला और कमरे की तरफ गया। इस बार दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, लेकिन हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने आहिस्ता से थोड़ा सा दरवाजे को धकेला और सिर्फ आधा ही अंदर करके झांका तो थोड़ा अंधेरा होने के बावजूद जो नजारा देखा वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। अंदर चाची जी बाईं ओर एक कोने में एक चारपाई पर बैठी हुई थीं और खुद से खेल रही थीं। यह नजारा देखकर मैं होश खो बैठा और जब लगभग 10 सेकंड के बाद मैं कल्पनाओं की दुनिया से वापस आया और जब आंखें खोली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मैंने आंखें खोली तो देखा चाची जी का रंग उड़ा हुआ था और उनकी नजरें मेरे चेहरे पर थीं। मैं अभी डर और शर्मिंदगी की सोच में था कि चाची जी की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। कृष्ण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बिना चाची जी की तरफ देखे तेजी से चलता हुआ सीढ़ियां उतरकर नीचे वाले कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगाकर बैठ गया और डर और शर्मिंदगी से सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा। मैं चाची जी का सामना कैसे करूंगा? अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो? पिताजी की मार और खासकर सबसे छोटे चाचा जी के बारे में सोचकर ही मैं डर रहा था। मेरे छोटे चाचा जी सख्त मिजाज के मालिक थे और मैंने बचपन में उनसे बहुत बार मार खाई थी। मैं वहां आधे घंटे तक बैठा रहा और सोचता रहा और फिर हिम्मत करके उठा, मुंह हाथ धोया और दबे पांव चलता हुआ छत पर आ गया। पहले चाची जी की चारपाई देखी तो वह दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थीं। मैं चुपके से आकर बिना कोई आवाज किए अपनी चारपाई पर आकर लेट गया और सुबह का इंतजार करते करते न जाने कब आंख लग गई और मैं सो गया। सुबह कोई 9 बजे का वक्त था जब मेरी चचेरी बहन ने मुझे आकर जगाया कि कृष्ण भैया उठो, दादी माँ और माँ नीचे नाश्ते के लिए बुला रही हैं।
मैं अचकचाता हुआ उठा और सीधा शौचालय में घुस गया। नहा धोकर नाश्ते के लिए सबके साथ बैठ गया। दादी माँ और बच्चे भी नाश्ता कर रहे थे। छोटे चाचा जी अखबार पढ़ रहे थे और साथ साथ नाश्ता भी कर रहे थे, और चाची जी रसोई से चीजें लाकर नाश्ता लगा रही थीं। मैं चोरी चोरी चाची जी की तरफ ही देख रहा था। जब नाश्ता लग गया तो चाची जी भी आकर नाश्ता करने लगी। जब मेरी और चाची जी की नजरें मिली तो हम दोनों ने फौरन नजरें चुरा लीं। हम दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मैं बार बार चाची जी की तरफ देख रहा था। अचानक चाची जी ने मुझे गस से भरी नजरों से देखा तो मैं डर गया और मुंह नीचे करके नाश्ता करने लगा। एक अजीब सा डर दिल में था कि चाची जी ने नाश्ते के बाद अगर चाचा जी को बता दिया तो मेरी खैर नहीं है। आज इसी सोच में निवाला गले से मुश्किल से उतर रहा था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि छोटे चाचा जी बोले, बच्चों बस्ते उठा लो, स्कूल जाने का समय हो गया है। और मुझे कहा, कृष्ण बेटा शाम को ड्यूटी के बाद तुमसे बातें करेंगे। मैंने बस इतना ही कहा, जी चाचा जी, और वह कुछ ही मिनटों के बाद बच्चों के साथ चले गए। दादी माँ अपने कमरे में चली गईं और चाची जी बर्तन उठाकर रसोई में रखने लगीं। मैं भी चुपके से उठा और टीवी वाले कमरे में बैठकर टीवी देखने लगा। टीवी में खास मन नहीं लग रहा था। बार बार एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि अभी तक चाची जी ने चाचा जी को रात वाली बात नहीं बताई है, लेकिन वह चाचा जी को किसी भी वक्त बता देंगी तो फिर क्या होगा। बस यही डर मुझे खाए जा रहा था। रसोई से चाची जी के बर्तन धोने की आवाज आ रही थी। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि चाची जी पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी, पहले आंगन में, फिर बाकी कमरों में भी। जब वह टीवी वाले कमरे में आई और मुझे थोड़ा रूखे अंदाज में बोली कि कृष्ण बाहर जाओ, मुझे कमरा साफ करने दो, सफाई के बाद बैठकर टीवी देख लेना। मैं खामोशी से उठा और बाहर आंगन में पड़ी चारपाई पर आकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा चाची जी टीवी वाले कमरे से सफाई करके अपने कमरे में चली गईं और मैं फिर टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया और टीवी लगा लिया, लेकिन दिमाग कहीं और था। थोड़ी देर बाद मैंने कमरे की खिड़की से देखा कि चाची जी अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ जा रही हैं और कमरे में दाखिल होकर अंदर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मेरे दिल में फिर शैतान ने दस्तक दी और मैं रात वाले वाकये के बारे में सोचने लगा। अचानक मैं वहां से उठा और उस कमरे की तरफ चलने लगा और कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर मैं दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा लोहे का बना हुआ था और उसमें कोई खास ऐसी जगह नहीं थी जिससे अंदर देखा जा सकता था। मैं अंदर देखने के लिए जगह तलाश कर रहा था। यकायक मुझे जहां दरवाजे का ताला था उसके बिल्कुल नीचे एक छोटा सा सुराख नजर आया। मैंने फौरन वहां आंख लगाई और अंदर का नजारा देखकर खुश हो गया कि चाची जी फिर से वहीं कर रही थीं। मैं इस नजारे में मग्न था कि चाची जी नीचे बैठ गईं और उनका मुंह तो पहले ही दरवाजे की तरफ था और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे सुराख से देखते हुए देख लिया है। वह इस वक्त बिल्कुल सुराख की तरफ देख रही थीं। मेरी तो उस वक्त हालत खराब हो गई और मैं वहां से भागता हुआ दादी माँ के साथ वाले कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बैठ गया और डर से पागल हो गया और सोचने लगा कि ये मैंने फिर क्या गलती कर दी है। अब तो मेरी खैर नहीं है और चाची जी आज जरूर चाचा जी को बताकर रहेंगी और आज मेरी शामत आएगी। मैं इसी कशमकश में बैठा हुआ सोच रहा था कि आगे क्या होगा मेरे साथ। थोड़ी ही देर बाद मुझे उस कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई और फिर किसी के कदमों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता मेरे कानों में गूंजने लगी और वह आवाज जिस कमरे में मैं बैठा हुआ था उसके नजदीक आती हुई महसूस हो रही थी और मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे ही वह आवाज कमरे के पास पहुंची तो मैं डर से कांपने लगा, लेकिन फिर मुझे साथ वाले कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई और थोड़ी सी खामोशी हो गई। साथ वाला कमरा चाची जी का अपना बेडरूम था। मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से चलते हुए कमरे के दरवाजे का ताला खोला जिसमें मैं बैठा हुआ था और थोड़ा सा खोलकर बाहर देखा तो साथ वाला कमरा बंद था। मैं थोड़ा सा सुकून में आया और वापस दरवाजा बंद करके अंदर कमरे में आकर बैठ गया था और दरवाजा बंद नहीं किया और चारपाई पर बैठकर सोचने लगा कि अगर चाची जी मुझसे खुद बात करती हैं तो आगे से क्या जवाब दूंगा और अगर वह शाम को चाचा जी को बता देंगी तो कैसे बच सकूंगा। मैं इन्हीं सोचों में गुमसुम बैठा था और कोई आधे घंटे के बाद यकायक मुझे मेरे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई और मैंने मुंह उठाकर देखा तो सामने दरवाजे पर चाची जी थीं और उनको देखकर मेरा रंग पीला पड़ गया। वह कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा बंद कर दिया और चलती हुई मैं जिस चारपाई पर बैठा था उसके सामने वाली चारपाई पर आकर बैठ गईं और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गईं। मैं डर से उनसे आंखें नहीं मिला सकता था
इसीलिए मैं मुंह नीचे करके बैठा हुआ था। कोई 1 मिनट की खामोशी के बाद चाची जी की आवाज मेरे कानों में गूंजी। उन्होंने कहा, कृष्ण, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? शर्म नहीं आती? तुम रात को भी बिना इजाजत मेरे कमरे में आ गए और आज दूसरे कमरे में भी यही हरकत की है। मैं तुम्हारी चाची हूँ और तुम मुझ पर गंदी नजर रखते हो। मैं बस उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन आगे से जवाब देने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। उन्होंने फिर सख्त लहजे में कहा, जवाब दो, आगे से बोलते क्यों नहीं? मैं अब उनको क्या जवाब देता, गलती मेरी अपनी थी। फिर चाची जी बोली, आज मैं तुम्हारे चाचा जी को शाम को बताऊंगी कि तुम अच्छे लड़के नहीं हो, ताकि वह तुम्हारे दिमाग से यह ख्याल निकाल सकें। उनकी बात सुनकर मैं डर गया और मैं फौरन उठा और चाची जी के पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा और उनसे माफी की भीख मांगने लगा और दोबारा से ऐसी हरकत न करने की तौबा करने लगा और बार बार उनसे कहने लगा, चाची जी मुझे माफ कर दें, चाचा जी को न बताएं, मैं दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद चाची जी को मुझ पर रहम आ गया। उन्होंने कहा कि मैं आज तुम्हें माफ कर रही हूँ और चाचा जी से भी बात नहीं करूंगी, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत हुई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी जान में जान आई और मैंने कहा, चाची जी मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर वह उठकर बाहर चली गई। मैं चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा, चल कृष्ण बेटा, आज तो बचत हो गई, आगे से बहुत सचेत रहना होगा। फिर इसी तरह ही कुछ दिन गुजर गए और मैं भी सामान्य हो गया और चाची जी से भी हल्की फुल्की बातचीत होती रही और चाचा जी और बाकी सब घर वालों से भी उठना बैठना चलता रहा। फिर एक दिन दोपहर के वक्त दादी माँ अपने कमरे में थीं और चाची जी भी घर का काम खत्म करके अपने कमरे में आराम कर रही थीं और बच्चे 3 बजे घर आते थे और चाचा जी 5 बजे आते थे। मुझे ख्याल आया सब अपने कमरों में हैं और समय भी खाली है और मैं अपना सरसों का तेल मालिश के लिए भी साथ लेकर आया हुआ था। मैंने बैग से तेल की शीशी निकाली और चाची जी के साथ वाला कमरा, उसमें ही दरवाजा बंद करके अपनी चारपाई पर बैठ गया और तेल से अपने शरीर की मालिश करने लगा और मालिश में मग्न हो गया। मैं अपनी मालिश में इतना मग्न था कि मुझे कोई खबर नहीं कि कब कमरे का दरवाजा खुला, जो कि मुझे बंद करना याद न रहा और कब से चाची जी मुझे मालिश करते हुए देख रही थीं। और जैसे चाची जी की नजर मेरी नजर से मिली, वह यकायक दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चली गईं। मुझे उनके कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज आई और मैं होश में आ गया। मैं जल्दी से भागता हुआ चाची जी के दरवाजे को कांपते हुए हाथ से खटखटाया तो अंदर से हल्की सी आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, चाची जी मैं हूँ। वह थोड़ा ऊंची आवाज में बोली, अभी तुम जाओ, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। मैंने दोबारा उदास लहजे में कहा, चाची जी बस एक बार मेरी बात सुन लें। थोड़ी सी खामोशी के बाद आवाज आई, आ जाओ। मैंने डरते हुए दरवाजा खोला और नजरें झुकाए हुए अंदर दाखिल हुआ तो चाची जी ने कहा, दरवाजा बंद कर दो। मैंने दरवाजा बंद कर दिया तो उन्होंने कहा, यहाँ आओ, बिस्तर पर बैठो। मैं डरते डरते बिस्तर के दूसरे किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। वह फिर बोली, बैठ जाओ। मैं चुप करके बैठ गया और खामोश हो गया। उन्होंने कहा, बोलो क्या कहना है? मैंने मासूम सी शक्ल बनाकर और आहिस्ता से आवाज में कहा, चाची जी मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई है। तो वह आगे से बोली, कृष्ण मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे साथ समस्या क्या है। तुम जब से आए हो अजीब सी हरकतें कर रहे हो। बेटा ये सब ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे चाचा जी को पता चल गया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। मैं खामोशी से बैठा उनकी बातें सुन रहा था। दोबारा उन्होंने कहा, कृष्ण तुम यह सब क्यों करते हो? कुछ तो अपना ख्याल करो। जो तुम हरकत अभी कर रहे थे यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम क्यों नहीं समझते हो? मैंने बहुत हल्की सी आवाज में कहा, मैं क्या करूं? चाची जी ने फौरन कहा, क्या कहा तुमने? मैं और डर गया। चाची जी बोली, बेटा ये सब कुछ ठीक नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं? उन्होंने कहा, ये सब छोड़ दो। मैंने कहा, चाची जी मैं कोशिश करूंगा दोबारा न करूं, लेकिन अब किसी को न बताएं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम दोबारा नहीं करोगे तो मैं किसी से भी बात नहीं करूंगी। मैंने कहा, शुक्रिया। तो मैं उठकर बाहर चला गया और जाकर टीवी वाले कमरे में बैठकर टीवी देखने लगा। उस दिन फिर कुछ खास बात न हुई। चाचा जी के साथ रात में पढ़ाई के संबंधित बातें होती रहीं और मैं रात को सोने तक चाची जी से बचता रहा और दिन गुजर गया। अगले दिन मैं सुबह उठा और नाश्ता किया। सब अपने अपने कामों में लग गए। मैं टीवी वाले कमरे में जाकर टीवी लगाकर बैठ गया।
मैं टीवी देख रहा था कि कोई 10:30 बजे चाची जी अपना काम खत्म करके टीवी वाले कमरे में आई। उन्होंने कहा, कृष्ण बेटा, ये पैसे लो और बाजार से जाकर दिन को पकाने के लिए सब्जी ले आओ। और मुझे पैसे देकर जाने लगी तो दरवाजे के पास पहुंचकर दोबारा बोली कि घर की चाबी रसोई के दरवाजे के साथ कील पर लटकी हुई है, जाते हुए ले जाना। हो सकता है जब तुम वापस आओ मैं नहा रही हूँ तो तुम दरवाजा खुद ही बाहर से खोलकर अंदर आ जाना। मैंने कहा, जी ठीक है, और वह अपने कमरे में चली गई। मैं वहां से उठा, चाबी ली और बाहर की तरफ निकल गया। यहाँ आपको बताता चलूं कि बाजार हमारे घर से कोई लगभग 1 किलोमीटर दूर था। आने और जाने और सब्जी खरीदने में मुझे लगभग 1 घंटा लगना था। मैंने पैदल ही चलने का सोचा और समय भी गुजर जाना था। मैं घर से कोई थोड़ी दूर ही आया था कि मेरे पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और मेरे पास आकर रुकी। मैंने गौर किया तो वह हमारा पड़ोसी था। मोहन काका मुझे देखकर रुक गए थे और मुझसे बोले, कृष्ण बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, काका, बाजार जा रहा हूँ सब्जी लेने। तो वह आगे से बोले, आओ बेटा, बैठो। मैं भी बाजार ही जा रहा हूँ, दवा खाने से दवाई लेनी थी। मैं उनके साथ बैठ गया और हम बाजार चले गए। वहां से मैंने सब्जी ली और काका ने भी दवाई ली और हम कोई लगभग 30 मिनट में ही वापस आ गए। उन्होंने मुझे मेरे घर के सामने उतारा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वह अपने घर चले गए। मैं अपने दरवाजे पर खड़ा घंटी देने लगा तो मुझे याद आया कि मेरे पास चाबी जो है, और वैसे भी चाची जी नहा रही होंगी। मैंने सब्जी का थैला नीचे रखा और जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोला और सब्जी का थैला उठाकर अंदर दाखिल हो गया। जब मैं अंदर हुआ तो आंगन में मुझे एक मोटरसाइकिल खड़ी नजर आई। मैंने गौर किया तो हैरान हुआ, ये चाचा जी की मोटरसाइकिल तो नहीं थी और वह इस वक्त घर नहीं हो सकते थे। वह तो ड्यूटी पर गए हुए थे और वह शाम को 5 बजे आते थे। तो यह किसकी मोटरसाइकिल है? खैर, मैंने दरवाजा बंद किया और सब्जी वाला थैला उठाकर रसोई में रखा और चाबी भी कील के साथ दोबारा लटका दी और रसोई में रखी फ्रिज में से ठंडा पानी पिया और फिर टीवी वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं रसोई से निकलकर चाची जी के कमरे, जो कि रसोई के साथ बना हुआ था, वहां से गुजरा तो मुझे उनके कमरे के दरवाजे के पास से अजीब सी हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। मैं चौंक गया और एक तरफ हटकर खड़ा होकर सोचने लगा कि यह किसकी आवाजें हैं। मैंने देखा दरवाजा भी बंद है। मैंने आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमाकर खोलकर देखने की कोशिश की तो निराश हुआ। दरवाजा अंदर से बंद था। मैं डर भी रहा था और सोच रहा था कि अंदर कैसे देखूं कि अंदर से किस चीज की आवाजें आ रही हैं। फिर मैं कमरे की खिड़की की तरफ लपका कि हो सकता है कि वहां से अंदर देख सकूं। जब मैंने खिड़की के पास देखा तो मुझे खिड़की के दूसरे कोने से पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ नजर आया। मैंने बहुत ही एहतियात से अंदर देखने की कोशिश की। अब की बार मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। जैसे ही मैंने उस जगह से अंदर देखा तो अंदर का नजारा देखकर मैं अपने होश खो बैठा, क्योंकि अंदर का नजारा मेरे लिए दिल दहला देने के लिए काफी था। अंदर मैंने देखा, सामने सोफे पर चाची जी का मामा का बेटा शर्मा जी, जो मोहनगढ़ में सरकारी स्कूल का अध्यापक था, वह सोफे पर बैठा हुआ था और चाची जी उनके साथ बैठी हुई थीं और एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। और अचानक चाची जी की नजर सीधी खिड़की पर पड़ी और उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और मैं वहां से भागता हुआ दरवाजा खोलकर घर से बाहर चला गया। उस दिन घर से बाहर भाग जाने के बाद मैं शाम तक बाहर ही घूमता रहा और दिन को हुए वाकये के संबंधित सोचता रहा और मैंने अपने दिमाग में एक योजना तैयार कर ली थी। फिर शाम को घर आ गया और घर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाई और थोड़ी देर बाद मेरे चचेरे भाई ने दरवाजा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ और सीधा शौचालय में घुस गया और ताजा दम होकर चुपके से टीवी वाले कमरे में आकर टीवी लगाकर बैठ गया। मुझे अब चाची जी का डर नहीं था। मैं उनका सारा खेल देख चुका था और पता था अब चाची जी भी मेरी कोई बात किसी से नहीं करने वाली, इसलिए मैं इस लिहाज से पूरा संतुष्ट था। थोड़ी देर के बाद मेरी चचेरी बहन ने आकर मुझे बुलाया कि आकर खाना खा लो, सब इंतजार कर रहे हैं। मैंने टीवी बंद किया और खाने वाले कमरे में चला गया। वहां पर सब लोग बैठे हुए थे। चाची जी भी बैठी हुई थीं, लेकिन उनकी नजरें नीचे ही थीं। मैं खाने के दौरान बार बार चाची जी को देखता रहा, लेकिन चाची जी मुझसे नजरें नहीं मिला रही थीं। फिर जैसे ही खाना खत्म हुआ और चाची जी बर्तन उठाकर रसोई में रखने लगी और चाचा जी ने टीवी वाले कमरे में जाकर टीवी पर खबरें लगा लीं और बच्चे पढ़ाई करने लगे। दादी माँ अपने कमरे में पूजा करने चली गईं। मैं भी वहां से उठा और टीवी वाले कमरे में जाकर चाचा जी के साथ टीवी देखने लगा। कुछ देर वहां चाचा जी से गपशप हुई, फिर वह उठकर चले गए और मैं वहां टीवी देखने लगा।
थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से देखा चाची जी ऊपर छत की तरफ जा रही हैं। मैं वहाँ टीवी देखने में मग्न रहा। कुछ देर बाद चाची जी नीचे आ गईं और दोबारा अपने कमरे में चली गईं, जहाँ उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। मैं भी थोड़ी देर टीवी देखता रहा और मुझे नींद आने लगी और मैं टीवी बंद करके छत पर चला गया। वहाँ चाची जी ने चारपाइयाँ लगा दी थीं। मैं वहाँ अपनी चारपाई पर लेट गया और पता नहीं कब आंख लग गई और मैं नींद की आगोश में चला गया। आंख तब खुली जब मेरा चचेरा भाई मुझे सुबह नाश्ते के लिए उठा रहा था। मैं उठा और नीचे शौचालय में जाकर घुस गया और नहा धोकर बाहर निकला और सीधा आकर नाश्ते पर बैठ गया। सब सामान्य रूप से नाश्ता कर रहे थे। चाची जी की तरफ देखा तो वह मुझे ही देख रही थीं। मेरी नजर मिलते ही उन्होंने फौरन नजरें नीचे कर लीं और नाश्ता करने लगीं। मैं दिल में बहुत खुश हुआ कि कृष्ण बेटा, अब तो तेरा काम होकर रहेगा। चाचा जी ने नाश्ता खत्म किया और बच्चों से बोले, चलो बच्चों, तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। और चाचा जी अपने कमरे में चले गए और दादी माँ भी अपने कमरे में चली गईं और चाची जी बर्तन उठाने लगीं। मैं भी जल्दी से नाश्ता खत्म किया और टीवी वाले कमरे में टीवी लगाकर बैठ गया। मैं अब सोच रहा था कि चाची जी रसोई का काम खत्म करके घर की सफाई करेंगी और वह टीवी वाले कमरे में भी आएंगी। मैं इस कशमकश में था कि चाची जी से बात कैसे शुरू की जाए और साथ ही चाची जी के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से देखा कि चाची जी रसोई से निकली और आंगन में सफाई करने लगीं और उन्होंने बाकी सब कमरों की सफाई भी कर ली। आखिर में वह टीवी वाले कमरे की सफाई करती थीं। मैंने देखा चाची जी ने जब बाकी कमरों की सफाई खत्म कर ली तो वह सीधी फिर अपने कमरे में चली गईं। मैं हैरान हुआ, चाची जी ने टीवी वाले कमरे की सफाई क्यों नहीं की? फिर मुझे ख्याल आया, चाची जी जरूर कल वाली बात की वजह से मुझसे सामना नहीं करना चाहती होंगी और उनके दिल में एक डर भी होगा कि कृष्ण ने अगर कल वाली बात का पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगी। और मुझे अपनी जगह चाची जी की कल वाली हरकत देखने के बावजूद हिम्मत नहीं हो रही थी कि बात कैसे शुरू करूं। फिर मैं वहां पर ही बैठकर टीवी देखता रहा और दिन के 11 बज गए। मैं टीवी वाले कमरे में बैठकर अपना पूरा प्लान बना चुका था। मैंने हिम्मत की और चाची जी के कमरे की तरफ चल पड़ा और उनके दरवाजे पर जाकर खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैं 2 मिनट तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई अंदर से आवाज नहीं आई। फिर मैंने दरवाजे को हल्का सा धकेला तो दरवाजा खुल गया। मैंने आराम से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने देखा चाची जी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थीं और मुझे देखते ही उनका रंग पीला पड़ गया और बहुत आहिस्ता और कांपती आवाज मेरे कानों में आई, क्या काम है? मैं आराम से चलते हुए बिस्तर के दूसरे कोने पर बैठ गया और आहिस्ता से कहा कि मुझे आपसे बात करनी थी। चाची जी बिस्तर पर ही बैठे बैठे आगे को बढ़ीं और मेरे बिल्कुल नजदीक आकर मेरे घुटने को हाथ लगाकर रोने लगीं और कहने लगीं, कृष्ण मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भगवान के लिए किसी को नहीं बताना। अगर घर में किसी को पता चल गया तो मुझे घर से निकाल देंगे और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैंने हिम्मत करके आगे से कहा, चाची जी आपने यह काम क्यों किया? आपको अपने बच्चों और घर में किसी की भी इज्जत का ख्याल नहीं था। वह और रोने लगी और कहने लगी, कृष्ण बेटा मैं भटक गई थी, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा दोबारा यह काम कभी नहीं करूंगी। मैंने फिर कहा, चाची जी अगर मेरी जगह चाचा जी होते और आपको यह हरकत करते देख लेते तो फिर आपका क्या हाल होना था, ये आपने सोचा है? चाची जी ने फिर घुटने पकड़ लिए और कहा, कृष्ण अब तक उनको नहीं पता और न ही उन्होंने देखा है और भगवान के लिए न बताओ। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी बातें राज में रखूंगी और तुम मेरी रखोगे।